हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे। हाइपरटेंशन जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्रिवलेंस पाए जाने वाली बीमारी है। दुनिया के हर 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन पाया जाता है। हाइपरटेंशन क्या है? बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी थिकनेस कम होने की वजह से उनमें से पास होने वाला ब्लड वहाँ की जो साइड की वॉल्स हैं उन पे प्रेशर डालता है, जिससे हाइपरटेंशन जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। हाइपरटेंशन के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं उन्हें जानेंगे हम। रिस्क फैक्टर 2 टाइप्स के, एक है मॉडिफाई और एक है नॉन मॉडिफाई। मॉडिफाई मींस क्या? जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने लाइफस्टाइल से, अपने डाइट से, एक्सरसाइज से, थोड़ा सा चेंज करने पे, मेडिसिन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें मॉडिफाइड फैक्टर कहते हैं। पहले हम जो नॉन मॉडिफाई वाले फैक्टर हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहला है एज। नॉर्मली कोई भी अगर बात भी करते हैं देखते हैं कि हाइपरटेंशन किन में पाया जाता है, जो 40 प्लस हैं, 50 प्लस हैं, उनमें देखा जा रहा है। वो तो एज रिलेटेड है। क्यों? जैसे जैसे एज बढ़ता है तो बॉडी की वेयर एंड टेयर, मतलब कि जो आपकी सेल्स डेली बन रहे हैं, डेली जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उनकी जो रेट है उसमें धीरे धीरे कमतरता आने लगती है। तो एक पर्टिकुलर एज आने के बाद में जो ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो लूज होने लगती है, जिसकी वजह से भी हाइपरटेंशन एक टिपिकल एज के बाद में देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि सब में हो, बट ये एक कारण माना जाता है। सेकंड, फैमिली। मतलब कि हम पेशेंट जब आता है, पेशेंट से पूछते हैं कि आपके मॉम डैड को हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो बहुत ही ज्यादा एक प्रिवलेंस है कि अगर आपके माँ बाप को है तो आप में वो चीज देखने को मिलेगी। फिर है जेनेटिक। जेनेटिक में कुछ डीएनए म्यूटेशन की वजह से ये चीज होती है। अब हाइपरटेंशन क्या, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरी एज 20 से 30 के बीच में तो मुझे नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है आज के टाइम में। अब देखते हैं हम लोग जो मॉडिफाइड फैक्टर है, मॉडिफाई जिन्हें हम कर सकते हैं अपने डाइट रूटीन से। उनमें है पहला है आपका अथेरोस्क्लेरोसिस। अब अथेरोस्क्लेरोसिस अब आगे हम देखेंगे तो बहुत ही एक तरीके का कॉमन चीज हो जाती है लॉन्ग रन में, जिन्हें हाइपरटेंशन होता है। फिर सेकंड है डिसलिपिडीमिया, थर्ड है डायबिटीज, फिर स्मोकिंग, स्ट्रेस, और जिनका डेली सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट का इंटेक ज्यादा हो गया है, उनमें भी ये सब चीजें देखने के लिए पाई जाती हैं। मतलब इनको आप थोड़ा सा चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या पूरी तरह से आप निजात पा जाएंगे? नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे करके अपने डाइट में, अपने रूटीन में आप इनको कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मोस्टली मेडिसिन से ज्यादा इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं इनके बारे में जानेंगे। ये रिस्क फैक्टर के बारे में आपने सुन लिया। अब ये रिस्क फैक्टर आपके बॉडी के जो वाइटल सिस्टम है उनमें कहाँ कहाँ एक्ट करते हैं और इनसे क्या क्या एक कोमॉर्बिडिटी डेवलप हो सकती है, उसे जानेंगे। सबसे पहला है कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम में क्या, आपकी जो हार्ट है, हार्ट में ऊपर 2 एट्रियम, नीचे 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो स्पेशली जो लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है वो पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। अब नॉर्मल सी बात है, कोई एक नली है जिसमें एक लिमिट एक उसका एक पेरिफेरी है, उसके अंदर से जो ब्लड फ्लो हो रहा है या जितनी वॉल्यूम में ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर आसपास की उसकी जो ये भित्तियां हैं वो कमजोर हो जाए तो प्रेशर आएगा। तो मतलब ये ब्लड फ्लो जिस भी ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है वहां पे ब्लड फ्लो कम होगा। तो ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा? इस्चीमिया डेवलप होगा। इस्चीमिया मतलब क्या हो गया कि जितना हमें खाने के लिए, जैसे कि इसे ऐसे समझें कि आपको बॉडी को एनर्जी के लिए इतने यूनिट एनर्जी लगती है, वो आपको नॉर्मल रेंज में नहीं मिल रहा है, वो आपको कम मिल रहा है। तो क्या होगा? स्टारवेशन वाली कंडीशन में जाके क्या होगा कि आप लूजनिंग फील करने लगेंगे। सेम वैसे ही बॉडी के जो वाइटल्स ऑर्गन है उन्हें भी अगर ब्लड सप्लाई ना मिले तो 2 होता है। पहले तो बॉडी खुद डेवलप करती है कि वो पंप खुद डेवलप करती है कि वैसी कंडीशन पैदा करे कि नॉर्मल उसे जो पूर्ति चाहिए ब्लड की वो हो जाए। या सेकंड क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वहां के जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं वो डैमेज होने लगते हैं। सेम विद हार्ट। हार्ट में आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे जब ब्लड की पूर्ति नहीं हो रही है, जितनी मात्रा में ब्लड जाना चाहिए कोरोनरी आर्टरीज को वो नहीं हो रहा है, या जो अंदर जाना चाहिए एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर में नहीं हो रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बहुत ही तेजी से पंप करने लगता है। मतलब उससे लगता है कि भाई ब्लड नहीं आ रहा, मतलब मैं और तेजी से अगर पंप करूंगा तभी तो बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को हार्ट पहुंचेगा, जिससे वहां पे एलवीएस डेवलप होता है। उसी को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। सेकेंडरी देखा जाता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में डेवलप हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब जो हार्ट को सप्लाई कर रही है आर्टरीज, उनमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। फिर थर्ड क्या देखा जाता है इसमें, आपका एमआई जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, नाम में ही है मायोकार्डियम। मायो मींस मसल, कार्डियम मतलब हार्ट के मसल में इन्फार्क्ट मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे ब्लड सप्लाई रुक गया, जिसकी वजह से वहां के जो सराउंडिंग के सेल हैं वो मर रहे हैं धीरे धीरे। ओके, ये तो बहुत ही एंड रिजल्ट वाली बात होगी। ये हो गया आपका कार्डियक सिस्टम। अब आते हैं हम लोग सीएनएस मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में आपका डेवलप हो जाता है सीवीए, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है कि जो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसमें कभी कभी अधिकता होने के कारण क्या होता है, वहां की जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती है, वो होती है हेमोरेजिक कंडीशन, या कमतरता होने के कारण में। तो उसमें क्या हो जाता है, आपका इस्चेमिक हो जाता है। 2 तरीके का इन्फार्क्ट ब्रेन में फैलता है, जिसकी वजह से पेशेंट कोमा या माइल्ड डिमेंशिया या कुछ जिस एरिया में इन्फार्क्ट हुआ है ब्रेन के उस एरिया, वो बॉडी पार्ट को जो ब्लड सप्लाई या जो नर्व सप्लाई हो रहा है वो डैमेज होने की वजह से वो एरिया काम नहीं करती। फिर थर्ड आता है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी में मतलब कि जो ब्लड सप्लाई किडनी को जा रहा है फिल्ट्रेशन के लिए वो कम होने की वजह से वहां पे
लीकेज ऑफ एल्ब्यूमिन स्टार्ट हो जाता है। एल्ब्यूमिन और क्रिएट का जो रेशियो है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। फिर फोर्थ आपका रेटिनोपैथी है, मतलब यहाँ जो आपके ऑप्टिक आर्टरीज हैं और जो आपका आईबॉल है उनको जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो अच्छे अमाउंट में सप्लाई होने की वजह से वहाँ पे रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है। तो इन सब कोमॉर्बिडिटीज से बचने के लिए आपको आपके जो भी नियर बाय डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उन्हें कंसल्ट करें। अगर आपको जरा सा भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो आप उसे इग्नोर ना करें, डेली चेकअप करवाएं और उनसे आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं कम एज में हूँ या मैं कम एज की हूँ, मेरी लाइफस्टाइल, मैं बहुत ही जिम प्रो हूँ या फिर मैं हर तरीके की सारी अपनी डाइट में भी फॉलो कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको या आपके लाइफस्टाइल में आपको कभी ऐसी तकलीफ होती है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। थैंक यू।